को ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों सब लोगों को ज्वाइन करने का। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था एंड दिस टाइम व्हेन एवर आई टॉक टू फ्यू पीपल एंड दे सेड दैट इट वाज अ वंडरफुल टॉपिक लास्ट टाइम। एंड अच्छी बात अगर आप इस दफा भी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा हमें पता था मजाक उड़ेगा पहले क्या है कि ये इकोनॉमिक्स ऑफ लव वैलेंटाइन डे पे खास तौर पे आप लोगों ने 14 फरवरी को डालने की कोशिश की है। मतलब क्या था आपका करने का। सो डॉक्टर नदीम उल हक, टुडे वी आर मिसिंग हिम राइट नाउ। शायद ज्वाइन कर लें थोड़ी देर में। उन्होंने कहा था कि जी इसका बैकर की थ्योरी होती है, बैकर की थ्योरी होती है, तो हमने थोड़ा सा बैकर की थ्योरी के आगे लेके गए थे। आज भी हम बैकर की थ्योरी से आगे जाएंगे। सिर्फ बैकर पे ही इक्तफा नहीं करेंगे। वी हैव लाइंड अप फ्यू पैनलिस्ट एज वेल। फॉर थैंक्स टू देम, उन्होंने मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे और बल्कि कुछ ने गालियां शलियां दे के उन्होंने सिर्फ फॉर यू जो है क्या है कि, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। सो थैंक्स टू देम एज वेल। इरफान, अगेन गुड इनिशिएटिव पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंटियर। इस दफा तो आरपीएल भी आपने कुछ लगा दिया, ऐसे लग रहा है कुछ रावलपिंडी प्रीमियर लीग है। सो वट एवर इट इज, डोंट मेंशन कि वो क्या है, लेकिन ठीक है, हम यही सोच रहे हैं कि रावलपिंडी प्रीमियर लीग हो सकती है या रायवंड प्रीमियर लीग हो सकती है। लेकिन वैलेंटाइंस डे के हिसाब से रायवंड प्रीमियर लीग कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन लेट्स सी, रायवंड वालों को बैठा ना हो, शुरू हो जाएंगे। एनीवे सी, इकोनॉमिक्स ऑफ लव, इट्स अ वेरी delicate, it's a very beautiful topic of economics as far as the opportunity cost is concerned। हम इकोनॉमिक्स अब शुरू करते हैं जी, जो इकोनॉमिक्स नहीं है उनके लिए खास तौर पे जब हम इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं तो हम तीन चीज़ें वाज़े तौर पे स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। एक स्केर्सिटी एंड वांट्स है। आपकी बहुत सारी नीड और वांट्स होती हैं, लेकिन स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक्स कहती है कि जी स्केर्स रिसोर्सेज नहीं होते, अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज स्केर्स नहीं रखे। लेकिन हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं खास तौर पे कि क्या, क्यों प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, चॉइस थ्योरी जिसको हम कहते हैं। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है, वजह क्या है उसकी, कौन उसको प्रोड्यूस करने का उसका देख रहा होगा, कौन कंज्यूम करेगा, कैसे तमाम के तमाम चीज़ें चल रही होंगी एक विशियस सर्कल ऑफ इकोनॉमी के अंदर। तो ये दूसरा उसका मेन रोल होता है। तीसरा खास तौर पे जिसको हम बहुत ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, ये बाकी दोनों चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हैं, लेकिन मैनेजरियल की साइड पे भी हम थोड़ा सा इसको टिंकरिंग कर लेते हैं। वो है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच इज़ द बेसिस फॉर गेम थ्योरी, विच इज़ द बेसिस फॉर बैकर्स थ्योरी। कि हमने चॉइस अपनी बना ली कि क्या हमने करना है। हमने देख लिया कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं एंड व्हाट वी नीड, व्हाट वी वांट। एंड देन आखिर में देख लिया इन दोनों को देख के कि हम अगर इसको पिक करते हैं तो क्या हम छोड़ रहे होंगे। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इन तीनों चीज़ों की बेसिस के ऊपर, विच इन मेरी मेरी अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रेड ऑफ भी कहते हैं कि जी हमारा ट्रेड ऑफ क्या होगा, एक चीज़ को फॉरगो करने करके हम क्या चीज़ अचीव कर रहे होंगे। एंड इन जनरल जिसको हम फॉरगो करते हैं वो ज़्यादा फॉरगो करना पड़ता है जब हम नई चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। उसको आप बड़े सिंपलिस्टिकली वे में यूँ देख सकते हैं कि आपके पास एक पुरानी चीज़ है जिसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस है, उसको छोड़ के आपको एक नई चीज़ देनी है। विच मीन्स कि आप 25 दे के 20 ले रहे हो या 25 दे के 15 ले रहे हो। सो ये उसकी एक बेसिस है। Since we are fortunate enough to have this day right now, we have in front of us, चाहे डे को जो भी नाम दे रहे हैं, वैलेंटाइंस डे, हयात डे, वगैरह 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 वगैरह, आई बिलीव इट इज़ एन इनविजिबल हार्ट जिसका आपको पता नहीं है, जहाँ पे आप अप्रोच करने जा रहे हैं। नॉट जस्ट दिस डे, द इंटायर 365 days of the year and whatever you name it, 24/7। एंड विजिबल हैंड्स, जानबूझ के मैंने लिखा है विजिबल हैंड्स। आप जहां पे जा रहे हो विद जो इनविजिबल हार्ट, वहां पे आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। बट यू 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 कैन स्टिल टेक द रिस्क कि जी आपने जाना है या आपने नहीं जाना है। बोरिंग सी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है, आपको आपसे माजरत के साथ। थोड़ी थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी मैं डेवलप करना चाह रहा था कि ताकि लोगों को जो खास तौर पे इकोनॉमिस्ट हैं और नहीं भी जो इकोनॉमिस्ट, पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे और इस तरह के लोग हैं जो कि लीडरशिप के रोल में आते हैं, जो थोड़ा बिजनेस को समझते हैं, उनको समझ आए कि क्या है। बेकर जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्शन मॉडल को लेता है। एक इकोनॉमिक्स में बड़ी मजे की बड़ी चीज मजे चीज होती है कि हमने मैक्सिमाइज करनी है अपनी प्रोडक्शन।
और हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट है, वही वाली बात आ गई, हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं और बाकी तमाम चीजें हमने हमने उसको देखना है, हमने वांट्स को मैक्सिमाइज करना है या नीड्स को मैक्सिमाइज करना है। तो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप को मैक्सिमाइज करना है, जो हाउस होल्ड प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर आता है, और जिसमें तमाम नॉन मार्केट कमोडिटीज हैं। हमें चिल्ड्रन चाहिए, हमें कंपेनियनशिप चाहिए, हमें डोमेस्टिक सर्विसेज चाहिए। एक बड़ा सिंपल सा आपको डिवाइन इकोनॉमिक्स का, डिवाइन वाले भी आज एक दूसरा सेशन कर रहे हैं हमारे हमदानी साहब। डिवाइन इकोनॉमिक्स एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो सूफीज़्म को अप्रोच करता है। मैं बैठा हुआ हूँ जी किसी ऐसी दरगाह पे, दरगाह को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो खाना काबा भी हो सकता है, वो मस्जिद नबी भी हो सकती है, वो श्राइन भी हो सकता है, वो इमाम बारगाह भी हो सकता है, कोई कोई भी ऐसी जगह चीज़ जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हों, अल्लाह ताला की, लोग के आप बहुत करीब हों। तो वहां पे अगर आप बैठे हुए हैं तो यू आर लीस्ट बॉर्डर, मेरे बच्चे हैं ना कि नहीं है, मुझे कंपेनियनशिप है कि नहीं है, क्योंकि वहां पे कंपेनियनशिप का एक अलग है। सो हम उस तरफ थोड़ा ना जाएं, हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि जी रिलेशनशिप हमने मैक्सिमाइज करना है दुनिया में रह के, जहाँ पे हमारी कंपेनियनशिप होगी, हमारे चिल्ड्रन होंगे, हमारी डोमेस्टिक सर्विसेज होगी, हमारी तू तड़ा होगी, हमारी लड़ाई झगड़े होंगे, हमारे बहुत कुछ होंगे। और हमने फिर ये देखना है कि हमने कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ जाके स्पेशलाइजेशन अचीव करनी है, कि हमने कहना है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ एक एलोकेट करें टाइम जो मार्केट वैल्यू से अलग होगा। एंड देन उसमें इंडिविजुअल्स को सिमिलर ट्रेड्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्या दोनों एजुकेटेड हैं, क्या दोनों इनकम कर रहे हैं, क्या दोनों अट्रैक्टिव हैं, या एक अट्रैक्टिव है लेकिन दूसरा एजुकेटेड है। एक अट्रैक्टिव है तो दूसरे के पास इनकम है, एक के पास एजुकेशन इनकम इन जनरल हैंड इन हैंड जाती है। अदरवाइज एजुकेशन अगर किसी के पास है और दूसरे के पास इनकम है तो कहना फिट है, मैं की करना है एजुकेशन, और जब मेरे पास इनकम जो है बहुत हाई है। लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ सकती है। सो ये एक एक ओवरऑल मॉडल जिया, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिलीज बाय अप्लाइंग अप्लाइंग दी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन थ्योरी, कि जिसको हम मैक्सिमाइज करते हैं ओवरऑल। ये हमारे गैरी बेकर साहब जो एक नोबेल लॉरिएट है, इन्होंने इस किस्म के काफी सारे काम किए, क्राइम इकोनॉमिक्स नए नए टॉपिक्स लेकर आते होते थे। देन जी सर्च थ्योरी एप्लीकेशन हैं। डेटिंग कह लें बाहर के मुल्कों में, हमारे मार्केट में, हमारी इधर रिश्ता मार्केट कह लें, अब डेटिंग यहाँ पे भी बहुत आम होनी चाहिए, शुरू हो गई है वर्ड्स में यूज करना। बाकी आपकी अपनी सोच है कि जी आपको नजर आती है डेट्स के, नहीं नजर आती हैं, बट रिश्ता मार्केट्स इन्वॉल्व सर्च कॉस्ट, टाइम इन्वॉल्व है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। पिछले दिनों में बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो देख रहा था और मैंने कई लोगों के साथ सर्च भी की, शेयर भी की, कि एक मौलाना साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा बड़ी मजे की बात है, उन्होंने कहा फिटे मुंह इस बात का, कि जेठ, देवर और पता नहीं कौन कौन जाके लड़की को देख रहा है, साली और बहुत सारे और लोग जाके जो हैं वो ग्रूम को देख रहे हैं, दूल्हे को देख रहे हैं। जिसको देखना चाहिए, अब मैं महरम ना महरम की बात कर रहा हूँ, जिसको देखना चाहिए वो जाके नहीं देख रहा। लड़का लड़की नहीं मिल सकते एक दूसरे के साथ, वो नहीं एक दूसरे को देख सकते, वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन साली आएगी, साला आएगा, देवर जाएगा, जेठ जाएगा, और वो देख के आएंगे और आके अपने भाई और बहन को बताएंगे, हाँ सी देखा है, बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है। सो एक सर्च कॉस्ट जो है वहां पे एक एक एसिमेट्रिक इफेक्ट्स भी, इफेक्ट एसिमेट्री जो है वो यहाँ पे यूज होती है, कि टाइम किसने लगाया, इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसने की। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ आप आए कि रिश्ता मार्केट कैसे इन्वॉल्व हो रही होती है। अब यहाँ पे सर्च थ्री एप्लीकेशन आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं वो रिश्ता कितनी देर चलेगा, वो रिश्ता कैसा चलेगा। वो कई दफा तो कहते हैं कि मैंने तो शादी वाली रात जब घूंघट उठाया था तो मैंने देखा था कि परजाई कौन है, तेरी परजाई कौन है या तेरे भरा कौन है। सो दैट्स ये डायलामा है, इसको जो मर्जी कह रहे हैं आप। अब ये अगले दोनों पॉइंट्स में इसमें कवर कर गए हैं कि ऑप्टिमल शॉपिंग के रूल्स क्या होने चाहिए। सॉरी टू से बट ये स्टॉपिंग कह लें, शॉपिंग कह लें, ये अब रूल्स स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं। और फिर उसकी लार्जर मार्केट्स जो होंगी वो बेहतर आपको रिजल्ट देंगी, या लार्जर मार्केट्स में आपकी कंफ्यूजन ज़्यादा इंक्रीज होगी। लार्जर मार्केट्स के अंदर आपको एक से एक बढ़ के, अच्छा मुझे चौथा नंबर वाला पसंद आया या 9वें नंबर वाला पसंद आया, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है सर्च थ्योरी के अंदर होती रहती हैं। फिर बंदा वो पुराने वाले सिस्टम में आ जाता है कि विचोलन भी ले आओ, वो बताएगी आके कि जी वो आपके लिए ये वाले ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत है। दैट्स
नाउ जिसको रिश्ता.com कहते हैं, वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देन जी तीसरी थ्योरी जो है इसकी गेम थ्योरी की है, कि सिग्नल गेम्स होते हैं। एग्जाम्पल देने में हर्ज नहीं है मुझे इस वक्त, बिल्कुल ही मेरे भाई की के दो दोस्त थे, और उन्होंने एक लड़के ने लड़की को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, तो ये सिग्नल उसकी तरफ गया, आर यू इंटरेस्टेड और यू आर नॉट इंटरेस्टेड, वगैरह 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 वगैरह। सो अब वो पब्लिक कमिटमेंट्स होती हैं, इस किस्म के सिग्नल्स जो है वो क्वालिटी वाइज होते हैं या टाइम पास होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पूरी पूरी स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस में। देन कोऑर्डिनेशन गेम है, कि जी वो आप विचोलन भी डाल देते हैं, दो चार और लोग भी डाल देते हैं, आप कोऑर्डिनेट करके जो है वो चलते हैं। सो ये एक एक पूरे रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। देन प्रिजनर डायलेमा है, कि आपने कह तो दिया लेकिन अगला बंदा खुद, वो जो जिसको हम लव ट्रायंगल कहते हैं या जो भी आप उसको नाम दे दें, अब लव ट्रायंगल का प्रिजनर डायलेमा है, आपने अपने किसी एक्स वाई जेड दोस्त को कह दिया कि यार तू भी देख ला, मेरी 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 इज्जत सिफारिश कर दी है, आपको नहीं पता कि वहां पे क्या होने वाला है, हो सकता है वो खुद ही लेकर नशे आए हो। देन रिपीटेड गेम्स, आपकी बार 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 लॉन्ग टर्म कॉपरेशन जो है वो चलती रहती हैं, इसमें दो चार व्यूज हैं। एक रिपीटेड गेम्स तो ये है कि आप उस पर स्टिक रहते हैं, एक रिपीटेड गेम ये है कि वो पार्टनर चेंज करता रहता है। सो दिस इज इंटायरली स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन इन रोमांस थ्योरी। सो ये अब होती है, नहीं होती है, पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही है, दैट्स टोटली डिफरेंट व्यू, लेकिन ये वाली थ्योरी एग्जिस्ट करती है। देन इन द एंड, जिसको हम यहाँ पे हमारे हाथ आ खड़े हो जाते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स विच इज द इरेशनल हार्ट। आपने गिफ्ट दे दिया, अब आपके गिफ्ट देने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो गिफ्ट किया था वो 1,000 रुपये वाला था, दूसरे ने 2,000 रुपये का दे दिया, और 2,000 वाला जो है उसको ज्यादा पसंद आ गया। अब आपने कहा क्या किया कि आपकी जो वो थी, कॉस्ट लगी थी, वो सम कॉस्ट हो गई। अब वो सम कॉस्ट हुई है या नहीं हुई है, वी हैव नो आइडिया, बट एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, बिहेवियरल थ्योरी है, या इरेशनल हार्ट की थ्योरी है, कि आपने अब हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग में जाना है, कि आपने देखना कि मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ इमीडिएट रोमांटिक ग्रेटिफिकेशन को। तो अगर उसमें मुझे फॉरेन स्माइल आ गई या स्माइल आ गया, वट एवर यू कॉल इट, सो वो फिर ओवरऑल लॉन्ग टर्म कंपेटेबिलिटी को नहीं कर सकती है, या कर सकती है। बिहेवियर है पूरा का पूरा। जिस तरह आज ही एक एक जगह पे बात हो रही थी, हमने कहा जी कि वो जो 5 मिनट का था वो मेरी जिंदगी के लिए काफी है, उन्होंने कहा जी 5 मिनट का 24 घंटे में कुछ नहीं होता, और 24 घंटे कभी आगे चले जाएं तो जरूरी नहीं है कि जो वो 5 मिनट की जो हंसी या 5 मिनट का जो जोक था जो उसको पसंद आया होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अक्सी करेगा। शोएब हाशमी साहब हमारे होते थे, उन्होंने भी कहा था, मैंने बेटी से पूछा क्यों पसंद है तेनों, उन्होंने कहा जी वो हंसाता बहुत है। उन्होंने कहा बेटा हंसाने से 5 मिनट गुजर जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजरेगी, तो इसको देख लेना। देन जी ओवर ऑप्टिमिज्म बायस, कि जी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवोर्स कितनी है, कुछ कहते हैं जी कि 10% से कम है, कुछ कहते हैं एक्चुअली 40% के करीब है, बट वी हैव नो आइडिया। प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करना इज नॉट ईजी। जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवोर्स के बाद डिवोर्स हो भी, बट देयर इज ओवर ऑप्टिमिज्म बायस इसके ऊपर, और लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये भी इकोनॉमिक्स ऑफ लव की पूरी थ्योरी के अंदर, बिहेवियर के अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देन जी ओवर वैल्यूइंग करंट पार्टनर्स कंपेयर टू ऑब्जेक्टिवली इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव्स, बाहर ये बहुत ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू माई क्लोज फ्रेंड्स, वो कहते हैं ये पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। अब बहुत क्विकली इन द नेक्स्ट 7 मिनट्स इसको गो थ्रू करूंगा फॉर ये जो हमारा मल्टी स्टेक होल्डर है। अब मल्टी स्टेक होल्डर के लिए 4 स्टेक होल्डर आज मैंने चूज किए हैं। नंबर 1 दी प्राइवेट सेक्टर, डेट की इंडस्ट्री एवोल्यूशन पहली आ गई। ट्रेडिशनल होता था जो विचोलन थी, न्यूज़पेपर एड्स आने शुरू हो गए, ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट हो गई, मोबाइल ऐप्स आने शुरू हो गए, एल्गोरिदम मैचिंग हो रही है आजकल, कि वो जितने आपने उसमें लिखे होते हैं कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ ये हूँ ये हूँ, वो वहां पे जो है वो दिखा देता है। देन इसी के ऊपर जो है मार्केट कंसंट्रेशन का फिनोमिना आ जाता है। टिंडर, हिंज, मैच.com। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे और सॉफ्टवेयर भी आने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे आपने जो अपनी करेक्टरिस्टिक जब बड़े मारी होती हैं आपने, उससे उसको वो मैच करता है थ्रू एल्गोरिथम मैचिंग। देन उसके ऊपर अब हमने बिजनेस मॉडल खड़ा करना शुरू कर दिया है, कि लेट्स सी कि जी आप इससे बेहतर कुछ चाह रहे हैं, या ये तो आपके पास हमने
20% या 25% इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन आप अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो एज अ बिजनेस मॉडल एक मार्केट इमर्ज होनी शुरू होगी। एक अंदाजे के मुताबिक जो यूएस है उसमें ये $3 बिलियन की मार्केट है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। दो चार बहुत अच्छे वेबसाइट्स हैं। एक हमारे जो उमर सैफ साहब थे उन्होंने भी बनाई हुई है, बट अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं चली है। देन डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर हमारी एफिशिएंसी गेन्स भी आई हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हुई हैं। अब वो एफिशिएंसी गेन्स वही वाली बात है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ गई तो हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा आ गई। जब चॉइसेस ज़्यादा होगी तो चॉइसेस चूज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको क्या पता है कि 90% मैचिंग वाला इज बेटर देन 88% मैचिंग? तो इतना बड़ा इशू है नहीं। हाँ, 25% मैचिंग और 90% मैचिंग का हो, उसने अगर डेटा पूरा डाला हुआ है तो दैट्स ए वास्ट डिफरेंस। देन अगर आपकी ज़्यादा डिजिटल रेवोल्यूशन हुई तो ये सर्च कॉस्ट, जिसको आप, मैं मानता नहीं हूं उसको, लेकिन सर्च कॉस्ट इसको रिड्यूस करते हैं। यू हैव नो आइडिया कि हो सकता है सखर में बैठा कोई बंदा हो या बैठी हो कोई, हो सकता है वो आपका मैच बेस्ट हो, लेकिन उसमें फिर आप देखते यही हैं, पंजाबी को पंजाबी चाहिए, सिंधी को सिंधी चाहिए, पश्तून को पश्तून चाहिए, बलोची को बलोची चाहिए, बाकी जो कास्ट हैं, बाकी जो हमारे हमारे इलाके हैं वहाँ पे वैसे ही चल रहा होता है। बट दैट डिसाइड्स द पॉइंट। अब तो खैर इंटर कास्ट, इंटर जो है प्रोविंस शादियाँ होनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में भी काफ़ी देर से, लेकिन अब ज़्यादा उसका ट्रेंड आना शुरू हो गया। ज़्यादा एवेल्यूएट करेंगे, ज़्यादा काम काम चलेगा। हम एल्गोरिदम मैचिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो ये फिर हम स्टार इफेक्ट्स भी डाल देते हैं। अच्छा, ये हमारा जो कस्टमर है इसको 5 स्टार दे देते हैं, इसको हमारे कस्टमर को ये दे देते हैं। जब वो 5 स्टार की रेटिंग में चले जाते हैं तो उसमें आपको अटेंशन खाम खा की मिल रही होती है। ये डेटिंग एप्स पे तो बहुत ज्यादा है, बट जब मैच मेकिंग होगी वहां पे ये कम कम इफेक्ट आएगा। हमारे जितनी ज्यादा ऑप्शन होंगी वहां पे हमारी डिक्रीज कर देंगे सेटिस्फेक्शन। वही वाली बात, चौथे नंबर वाला, 9वें नंबर वाला हमें दोनों पसंद है, लेकिन कौन सा देखेंगे? फिर हमारा कोई अच्छा आ जाता है और मजीद आ जाता है, कोई 13वें नंबर वाला अच्छा आ जाता है, कोई 100वें नंबर वाला अच्छा मिल जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या किया जाए। देन हमारे इसको कमोडिफिकेशन इफेक्ट इसको कहते हैं, कि वो अब टेंडर में आ गया या बहुत सारे और में आ गया, स्वाइप मैकेनिक्स। देन हमारे पास अर्बन डेंसिटी ज़्यादा होती है, रूरल एरियाज में कम होते हैं, तो ये एक डिजिटल मार्केट जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। देन जी, हमारे पास वेडिंग कॉम्प्लेक्स आप देख लें कितने बड़े बड़े बन चुके हैं। अभी मैं दोबारा बिजनेस वाली साइड पे आ रहा हूँ, उस साइड से थोड़ा सा फॉरवर्ड होके मैंने अंदाजा लगाया है अपना। वैसे तो 500 में मेरे लोगों ने कहा है, लेकिन 500 बहुत लीस्ट है। 1000 रुपीज पर हेड से 5000 पर हेड ऑन एवरेज स्पेंडिंग लोग करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वेयर आर यू डूइंग इट। खुद खाना बनवा रहे हैं, खुद देके बनवा रहे हैं, मुनाल में कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, बट जो स्पेंडिंग ऑन क्लोथिंग है वो मिनिमम भी जो है वो 20,000 से तकरीबन शुरू के मिलियंस में चली जाती है। तो ओवरऑल शादी का खर्चा जो है वो कहीं से भी कोई एवरेज निकल नहीं रही, लेकिन ख्याल किया जाता है कि हमारे जो खाने का खर्चा है वो ऑन एवरेज 30 से 40% के करीब खाने पे लग जाता है। अगर बहुत सारा कुछ दिया हुआ है लोगों ने बच्चे बच्ची को, तो वो फिर एक्स्ट्रा उसके ऊपर ऐड हो जाता है। देन कल्चर क्रिएट्स नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। बिहेवियर का अब जो पहले चारों थ्योरीज थी वो आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू होंगी मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर। हमारे लिए बहुत सारे फर्टिलिटी क्लिनिक शुरू हो गए हैं, सरोगेसी क्रिएट क्लिनिक शुरू हो गए हैं, एग फ्रीजिंग शुरू हो गई है, तो ये अब डिले कर देते हैं कहीं भी प्रेगनेंसीज को या फैमिली बिल्डिंग को। तो एक चीज तो ये हो गई है, अब ये जितनी भी नहीं आ गई। देन हमारे रिप्रोडक्टिव टूरिज्म शुरू हो गया है, जिसकी कॉस्ट है, रेगुलेटरी कॉस्ट है, जो कभी फेवर आती है, कभी फेवर में नहीं भी आती है। On top of that, as far as the private sector is concerned, commercialization through Valentine's Day, through anniversaries, through relationship maintenance products. So ये काफी काफी जिसमें ज्वेलरी, लग्जरी गिफ्ट्स, डिनर्स और फ्लावर्स, और अभी भी जाके आप देखेंगे तो फ्लावर्स जो है या केक्स जो हैं या ये डबल डबल प्राइस पे हो गए। खासतौर पे फ्लावर्स तो डबल डबल प्राइस पे है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, गिलानी साहब हमारे साथ होते थे, और मैं और वो F10 में हम इकट्ठे पहुंच गए हैं फ्लावर लेने के लिए। तो
उसने कहा 200 रुपये का, तो उसने कहा या 10 रुपये वाला दे, हमने अपनी बेगम को ही देना है। सो ये तो खैर मजाक वाली बात थी, लेकिन उसने भी 200 वाला 100 का खरीदा, जो 100 वाला जो है आम रूटीन में हमें 50 का मिल जाता था। सो 4 to 5 टाइम्स, कभी कभी ट्वाइस तो जाती ही हैं प्राइसेस। देन जी गवर्नमेंट का लास्ट टाइम मुझे याद है, ये मैं जब अब स्लाइड बना रहा था, मैंने कहा नदीम उल हक साहब ने लास्ट टाइम कहा था गवर्नमेंट तो फजूल है, गवर्नमेंट तो ये करती है, बट नादिया इज हेयर, नादिया फखर इज हेयर, ये हमें बताएंगे थोड़ी गवर्नमेंट के लेवल पे सोशल प्रोटेक्शन का क्या रोल होता है। फिजिकल पॉलिसी लेवर्स एंड टैक्स स्ट्रक्चर, हम कैसे दोनों को अलग अलग टैक्स करना है या एक फैमिली को इकट्ठा टैक्स करना है। देन वो जॉइंटली करेंगे टैक्स रिटर्न या वो सेपरेट सेपरेट करेंगे, वो एक अलग चक्कर है। देन दो बच्चों पे अगर हम इत्तेफाक कर लेते हैं, वो जो हमारी दो बच्चे खुशहाल कराना वाली स्कीम है पूरी की पूरी, दो बच्चों पे जी इतनी डिडक्शन हम कर देंगे टैक्स रिटर्न के ऊपर, अगर उससे ज्यादा होंगे तो नहीं करेंगे, टू कट डाउन, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं होंगे तो ये कट डाउन भी नहीं होंगे। तो एक फैमिली स्ट्रक्चर को परवान चढ़ाने के लिए, एंड इफ देयर इज सिंगल मदर या कोई और कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से। सो ये इस किस्म की इंसेंटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगेन रेगुलेशंस, डिवोर्स रेगुलेशंस हो सकती हैं, नो फॉल्ट वर्सेस फॉल्ट बेस्ड सिस्टम। देन प्रॉपर्टी डिवीजन रूल्स इसमें आ सकते हैं, कैसे कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो है वो एक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एलिमनी है, चाइल्ड सपोर्ट फार्मूलाज है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत कुछ कर सकती है एज फार एज द इकोनॉमिक्स ऑफ लव इज कंसर्न। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाए, चाहे हम उसको सोशल वेलफेयर का नाम दे दें क्योंकि हमें पसंद ना हो ये नाम इकोनॉमिक्स ऑफ लव। सोशल वेलफेयर सिस्टम में पब्लिक हाउसिंग पॉलिसीज, कि हमें फैमिली अगर है तो उसको प्रेफर किया जाएगा, फैमिली नहीं है तो उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। फैमिली डजंट मीन कि वो सिंगल विडो या इस किस्म के पेरेंट अगर हैं तो वो फैमिली वाले नहीं है, नहीं, बच्चे हैं तो फैमिली वाले हैं। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। इट डजंट मीन कि मैं बिल्कुल ही फैमिली नॉन फैमिली वाला जो हूँ उसको मैं इरेडिकेट करूँ, एक ऑप्शन है विच वी कैन सूट। मैरिज फ्रॉड इन्फोर्समेंट को ये देख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस को ये देख सकते हैं, रिलेशनशिप एजुकेशन प्रोग्राम्स को हम देख सकते हैं। सिंगापुर का जो एक आया था एक्टिव प्रमोशन ऑफ मैरिज थ्रू बेबी बोनस कैश इंसेंटिव्स, और बहुत सारी और सब्सिडाइजेशन थी जिसमें उन्होंने इंटेंशनली गवर्नमेंट को मैरिज को प्रमोट करने का कहा गया था। अगर आप सोचें इस्लामिकली या बहुत सारे रिलीजियसली, ये सेम लॉ जो है वो अमेरिका में भी राज हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि उनकी भी आपस में जो जो क्रिश्चियनिटी है वो भी प्रमोट करती है फैमिली बिल्डिंग को। कम्युनिटी का रोल जी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ एंड प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारी काउंसलिंग और रिलेशनशिप होती है। कम्युनिटी जो है वो एक थिक मार्केट है जिसको एथनिक रिलीजियस इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज फैसिलिटेट कर सकती हैं मैचिंग को, जो कर भी रही हैं। देन नॉर्म्स हैं बहुत सारे, स्टिग्मास हैं जिसको अप्रूवल की गुंजाइश होनी चाहिए। ख़ास तौर पे चाइल्ड बेयरिंग टाइमिंग जो है उसके ऊपर, ये बहुत सारी और बातें होती हैं जो अभी मैं ओपनली अभी फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे सिग्मास एंड अप्रूवल्स हैं जिसको एक नॉर्मल रूटीन में लेकर आया जा सकता है एज फार एज द कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी इज कंसर्न। देन इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम विच मींस फैमिली असिस्टेंस विद चाइल्ड केयर, हाउसिंग डाउन पेमेंट, क्राइसिस सपोर्ट, इसको भी कहीं ना कहीं हम इंक्लूड कर सकते हैं। आखिर में एक, हाँ, जानबूझ के मैंने डाला था कि कम्युनिटी मेंबर्स कुछ रिलेशनशिप नॉर्म्स को लेकर आगे चले जिसमें अल्ट्रुइस्टिक पनिशमेंट्स हों, अल्ट्रुइस्टिक फायदे हों। सो ये कम्युनिटी का पूरा रोल हो सकता है। तो तीसरा स्टेक होल्डर आ गया, चौथा स्टेक होल्डर आ गया एकेडमिया। अभी मीडिया मैंने माइनस कर दिया, मीडिया का रोल इन्हीं में से निकलेगा तमाम चीज़ों की। देन इसमें तीन चीजें हैं। एक तो डिसिप्लिनरी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इकोनॉमिक्स वाले क्या करेंगे, मॉडलिंग करेंगे जी, सोशियोलॉजी वाले क्या करेंगे, इनइक्वालिटी डॉक्यूमेंट करेंगे, साइकोलॉजी वाले क्या करेंगे कि वो अटैचमेंट स्टाइल्स देखेंगे, डिसीजंस बायसेस देखेंगे, डेमोग्राफी वाले क्या करेंगे, वो ट्रैक करेंगे जी मैरिज, डिवोर्स, फर्टिलिटी ट्रेंड्स, प्रोजेक्शंस वगैरह क्या क्या हो रही हैं। लॉ एंड इन्फोर्समेंट वाले हमारे पार्लियामेंट वालों को भी हेल्प करेंगे कैसे फैमिली लॉ को बेहतर किया जा सकता है। एंड इन द एंड पब्लिक पॉलिसी, हम देखेंगे कि तमाम पॉलिसीज का इफेक्ट क्या आ रहा है। अनदर वन इंस्टीट्यूशनल रोल, जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, वो फंडामेंटल राइज, चाहे वो बैकर शिकागो का हो या हार्वर्ड का हो, थिंक टैंक्स हैं जो ट्रांसलेट करेंगे रिसर्च इनटू पॉलिसी मेकिंग,
देन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सर्वेज होंगे, एम्पिरिकल लैब इकोनॉमिक्स होंगी, पीयर रिव्यू सिस्टम्स होंगे जिसमें क्वालिटी कंट्रोल फॉर रिलेशनशिप होंगे। तो ये एकेडमिया का रोल है इन द एंड क्रिटिकल स्कॉलरशिप। इसके ऊपर जो काम करना चाहे, इसके ऊपर काम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वहां पे आप स्कॉलरशिप बहुत अच्छे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू जी हमारा वैलेंटाइंस डे, जिसको हम कहते हैं एनुअल पीक ट्रेडिंग डे फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। इवन दो ईद पे भी ऐसे ही होता है, आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ लव ईद पे बहुत अच्छी एप्लीकेबल होती है, वैलेंटाइन डे से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आप अपने प्यारों को ईदी भी देते हैं, सूट्स भी आ रहे होते हैं, मेहमान भी आ रहे होते हैं, खाने भी चल रहे होते हैं। इवन द बसंत ऑन इट्स अ लव ऑफ द काइट्स एंड लव ऑफ द बसंत, बट स्टिल आप अपनी फैमिली गैदरिंग और बाकी ईद पे तो डेफिनेटली, ईद को तो मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जी मार्केट डायनामिक्स देखें कि आपको रोजेस चॉकलेट साइनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है, लोगों ने देना ही देना है पैसे। आज तो कहीं ना कहीं से फूल बिकेंगे बिकेंगे, और डबल से ज्यादा सप्लाई होती है और डबल से ज्यादा ही डिमांड होती है उनकी। देन इसके ऊपर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। अब हम ये मार्केट डायनामिक्स आ गई है जो हमें बैकर साहब फरमा रहे थे। अब सिग्नलिंग थ्योरी के ऊपर आ जाएं, जो हमारी सेकंड थी, थर्ड थी, खास तौर पे उसमें गिफ्ट जो है वो कॉस्टली सिग्नल्स देंगे, गलत बिहेवियर बिहेवियर बल्कि चौथे वाला जो था बिहेवियर वाला। अब वो सिग्नल्स आएंगे, क्या ये कमिटमेंट क्वालिटी है नहीं है, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन होगी, ऐसे ही हो सकता है उसकी जरूरत भी ना हो, हम डबल कंजम्पशन करने हो। एंड देन कपल मिसमैच करेंगे, गिफ्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गिफ्ट आते हैं, वही वाली बात, किसी ने 1,000 का दिया, किसी ने 2,000 का दिया। हो सकता है आपको लग रहा हो 1,000 2,000 तो पुरानी बात होगी, मैं 90s में जी रहा हूँ जी अभी भी। सो 1,000 का दिया, किसी ने 2,000 का दिया, 1,000 वाले का कहा जी यार ये तो बस इसने 1,000 वाला ही दिया है, दूसरे का अच्छा है, तो वो आउटवेज करेगा कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस को, कि यार ए चंगा या ए चंगा। देन इन द एंड अगेन बिहेवियर आपकी लॉस अवर्जन होगी, आपको फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग। वो बहुत सारे लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं जो 20-25 हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये हमारे साथ गुजरा हुआ है या नहीं गुजरा हुआ। कई लोग सोच रहे होंगे सानू तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। सो ओवरऑल जो है वो अब क्योंकि हम चैटिंग पे भी चले गए हैं और इंस्टाग्राम पे भी चले गए हैं, तो वो हमारा काफ़ी हद तक जो है वो ये काम आसान होना शुरू हो गए हैं। I'll stop here जी, and we have a few questions from our, क्या से कहते हैं, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। I'll start with my बच्चा फरजीन, आर यू हेयर? यस सर। फरजीन आपसे स्टार्ट करते हैं, आप क्योंकि जी जीबी से हैं। सो जी जीबी जी का बताएं कि ये जितनी भी अभी पीछे बोले हैं, जीबी में जी जी। क्या सूरत हाल होती है, कंजर्वेटिव है, ओपन है, नहीं होती है, फ्लैश शॉप्स वगैरह, या वहाँ पे डाइन इन शुरू हो चुका है गिलगित में, हुंजा में हम्म। लोग आते हैं, वहाँ पे कई लोग तो बाहर से भी आते हैं टूरिस्ट जी एक्टिविटीज। सर। तो जी क्या सर। हालात होते हैं? सर अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें एज कम्पेयर टू इधर और इस्लामाबाद वगैरह और गिलगित को कंपेयर करें तो गिलगित अभी भी ट्रेडिशनल फेस पे चल रहा है। लेकिन जैसे कि आप वैलेंटाइंस डे को इधर बहुत मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे पूरा जो है वो सिस्टम फ्लावर से बुके से भरा होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू गिलगित इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे इसको हम लोग वैलेंटाइंस डे को उस तरह कंपेयर करें तो कंजर्वेटिव है। उस चीज को लेके चलें तो वहां पे इतनी मतलब उस इन चीजों को इतना फ्रीली नहीं देखा जाता। लोगों के माइंड ऐसे ही कंजर्वेटिव हैं, इन चीजों को मतलब एक्सेप्ट अभी एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। हाँ ऑल दो हाँ, लेकिन न्यू जनरेशन है, जेंजीज हैं, उनको अपने तौर तरीके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बट हम लोग जब एडल्ट्स हैं वगैरह उन जो है वो उसको उन कॉन्सेप्ट को लेके चले तो ये एज कम्पेयर टू गिलगित एप्लीकेबल नहीं होती है, सारी वो ट्रेडिशनल फेस पे ही चल रही हैं। हाँ और आप मैरिजेस की बात कर रहे थे, तो मैरिजेस की बात करें तो वहाँ पे भी हाँ उनकी कंजप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा हैं, अप टू 50 लाख 60 लाख मतलब उनकी जो है वो कंजम्पशन हो रही होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देख रहे होते हैं। और बेकर्स की थ्योरी जो है वो गिलगित में भी एप्लीकेबल फुली हो रही होती है वो चीज़ सारी चीज़ें। लेकिन क्या अभी भी जो है वो लड़का लड़की खुद से अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पे?
सर अप्रोच करते हैं, लेकिन ऑल तो वहाँ पे कोई डेटिंग एप्स वगैरह अभी तक मेरे ख्याल में कोई डेटिंग एप्स नहीं चल रही। बाकी लड़का लड़की अप्रोच कर रहे होते हैं, और मतलब हाँ वहाँ पे होती हैं इस तरह के इन्वायरमेंट उधर है कि वो एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं उन चीज़ों को। और यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे काराकोरम भी है, बल्दिस्तान सर जी सर, यूनिवर्सिटी भी एक है। ही यूनिवर्सिटी हार्डली और एकेडमीज इस तरह के हैं, मतलब अब जनरेशन के लिए जेनजीज अब ज़्यादा मतलब हाइप पे आ गए हैं इस बात को लेके। लेकिन हम जब जब देखते हैं इन सिचुएशन को, तो हाँ अपडेटिंग एप्स इस तरह नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स या फिर बच्चे जो हैं वो डेट इस फेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं सर। अच्छा, आप खुद शायद जनजी ही हो, वैसे जनजी कैसे कहते किसे? सर मैं इस फेज से निकल गई हूँ, क्योंकि जो आप बता रहे थे कि लड़का लड़की देख नहीं सकते, देखे बगैर ही रिश्ता हो जाता है, तो मैं उसकी एक विक्टिम हूँ जो मैंने अपने हस्बैंड को देखा नहीं था बट वो बगैर सही देखे। नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, हम्म, ठीक है। जी जी थैंक यू। सर। नादिया, आर यू हियर? जी, आप यहीं पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अली साहब वालेकुम क्या हाल है? सलाम। जी जी, थैंक यू बिल्कुल वेरी ठीक है मच नादिया, फर्स्ट बहुत ऑफ ऑल। शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया आने का। नादिया इज ट्रैवलिंग, और उन्होंने मुझे कहा था, मैं तो पकड़ पकड़ के लोगों को लेकर आने की कोशिश की है। बट थैंक यू वेरी मच नादिया। आप, मुझे पता है ट्रैवल कर रही हैं, मुझे उन्होंने कहा था मैं 7:30 के बाद ज्वाइन करूंगी और फिर मैं बोल सकूंगी। जी नादिया, आपसे मेरा यही हुआ था कि आप थोड़ा गवर्नमेंट का रोल, कोई सोशल प्रोटेक्शन साइड पे जो है वो उसको अटैच करेंगी। सो ओवर टू यू। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट एंड आई अप्रिशिएट स्पॉइलिंग आवर वैलेंटाइंस डे। आपने आज के दिन लेकिन the subject is very interesting। जो भी आपने theories बताई, I really like that। और ये बिल्कुल एक unique subject है that we have explored today। So my discussion or conversation would be a bit formal, because as far as I understood from the subject or from the topic, that economics of love and social protection. Let me briefly introduce myself. I'm Nadia Fakhar, or I have been working for over 2 decades with the public sector organizations and also international development sector organizations। इसमें मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बट currently I am contributing to the social safety net program of Pakistan। So let's come to the today's topic of conversation। So to speak in economics, love is form of insurance as it involves bonds of reciprocity। और इसमें हमें यही है कि मोहब्बत में दोनों तरफ से both sided there is not kind of a financial benefit is involved in return, we just get care, love and affection। So this mutually beneficial relationships makes us all more resilient in times of crisis। Or therefore the household always remain one of the most powerful institutions for making our lives not only worth living, beautiful, but also our economic lives more sustainable। कि अगर हमारे पास पैसा है तो उससे ये भी एक बहुत बड़ा impact है कि हम we help each other financially as well as in terms of love, care and affection। Now let's associate this concept, economics of love, with the social protection program, particularly being offered by the state, not by the civil society। अब गवर्नमेंट का इसमें बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट कैसे अपने लोगों से मोहब्बत शो करेगी in terms of financial assistance? So I will take the example of Pakistan first of all, and then I will also throw some light on the international social protection programs and what is my take on that। So the key objective of social protection program is to alleviate poverty, manage risks related to climatic disasters, pandemics, epidemics, family stability affected by inflation। Pakistan में जो BISP को introduce किया गया, that was particularly as the result of economic vulnerability and the inflation, high inflation rates। देन कमिंग टू एक जो हमारा रिलेशनल पॉवर्टी का जो एक फिलॉसफी है, द फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉस्टर्स इमोशनल वेलबींग एंड सोशल सॉलिडारिटी। ऑफ कोर्स हमारे पास पैसा है, चाहे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इकोनॉमिक stability plays a very big role in our peace and also in tackling any kind of hardships।
So we all know that economic distress is a primary reason of family dysfunction and separations. कि अक्सर जब हम सुनते हैं कि divorces की जिस तरह से आपने अभी भी बात की, most of the reasons और you know जो सबसे बड़ी उसकी वजह है वो अक्सर अक्सर जो है economic disparities भी हैं, and the husband is not fulfilling its economic responsibilities. Let's answer this question: how a state could express its love to its people on economic grounds. Primarily, what the government would do, कैसे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा? By investing in its people, in human capital, in healthcare, education. That automatically makes the life of the people more comfortable and happy. मैंने बिस्प की आपको पहले भी एग्जांपल दी, और बिस्प में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड बिस्प बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम, एंड देयर आर डिफरेंट इंटरवेंशंस. एक उसमें प्राइमरीली जो हमारा कफालत प्रोग्राम है, दैट इज अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू द वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिसमें हमारी वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स दे used to get the cash disbursement from the government. Uske saath health and nutrition programs have also been introduced, and according to impact evaluation reports, this program has largely enhanced women control over household resources, allowing them to spend that money primarily on their own and children need. उसके अलावा they have also a big role in the household decision making processes. अब जिस खातून के पास जब वो पैसा लेकर आती है, और ये impact evaluation reports की कुछ studies हैं और इसके findings हैं, जब उनको BISP से जो stipend they get on quarterly basis, उसकी वजह से उनकी empowerment इस तरह से ensure हुई कि they can take the decisions, major decisions at the household level. So, concluding this conversation, my take is that a holistic approach should be adopted by the state while offering a social protection program. Of course, BISP का program बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं improvement की गुंजाइश हमेशा होती है. As I am talking about the holistic approach that should be adopted by the government, any government, that entails an inclusive, sustainable and comprehensive solution, जिसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, और सिर्फ ये एक क्योंकि that is kind of a dependency approach, you are only giving handouts or this is a charity thing that you are doing. So there should also be skill-based trainings that should be provided to these people, so that they could, in return, they could also contribute to their society and revenue generation. एक मैं एग्जांपल दूंगी चाइना की. जैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनका स्लोगन है टीच अ मैन टू फिश. ये नहीं है कि आपने उसको बस फिश पकड़ के आपने उसको दे दी. तो वी शुड ऑल्सो टीच अ मैन टू फिश that focuses on empowering individuals with skills for long-term self-sufficiency rather than relying solely on handouts. तो ये एक मेरा टेक है कि इसमें, लेकिन इसमें BISP भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान has also introduced one of the skill-based program, हुनरमंद के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. We hope and we wish के वो मजीद जो है इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन और इसका प्रोग्राम डिजाइन तो बन चुका है. This is one. This is kind of a program, और उसके साथ साथ इसके linkages, we are also finding linkages with the market as well. So this is all from my side. If you have any Thank you. question, please. Thank you, Nadia. And above all, basically, whenever we're talking about BISP is doing wonders. But government's initiative for giving a fish or teaching him to catch a fish is basically a duty of the government कि यार हम भिखारी नहीं बना रहे उनको, हम उनको कुछ स्किल सिखा रहे हैं ताकि वो अपना आप जो है वो खुद देखें. और अब तो हम एडेप्टिव रेजिलियंस की तरफ चले गए, एडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन की तरफ, कि जैसे ही कोई कैटास्ट्रॉफी आती है तो कैसे वो अपने आप को कोप कर सकते हैं. लेट्स ऐड ए मेल मेंबर हेयर. फहद, आर यू हेयर? यस. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम एंड सलाम. थैंक्स तो फॉर ज्वाइनिंग यार.
अच्छा, आपसे मैंने कहा था, आपसे मेरी बात हुई थी कि जो प्रेजेंटेशन में भी हुई है एजुकेशन इनकम एंड वगैरह वगैरह, जी। एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ लव में, खास तौर पे क्या एजुकेटेड को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैच मेकिंग एंड अदरवाइज जो है ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर करनी चाहिए, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता एजुकेशन हो या एजुकेशन ना हो? थैंक यू अली साहब। ये एक थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है इस टाइम पे। कोई इसके अगेंस्ट कॉजालिटी डेवलप नहीं हो सकी कि एजुकेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके अंदर या नहीं है। देयर हैज़ बीन अ मिक्स्ड एविडेंस अराउंड बोथ सिनेरियोज की एजुकेशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या न्यूट्रल इम्पैक्ट है। सो कुछ रिसर्च शेयर करूंगा आपके साथ जो भी रिसेंटली अभी पीबीएस ने भी पब्लिश की हुई है। हाइज और पीएसएलएम के जो नंबर्स हैं वो, एक तो ये है कि जी जो डिलेमा है ना आउट ऑफ स्कूल का, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। आउट ऑफ स्कूल का उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि जी आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनसे सवाल किया गया कि आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। सो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया ना वो आई थिंक काफी स्टार्टलिंग था फॉर एटलीस्ट फॉर मी, कि उन्होंने बोला आई एम नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल। ढूंढना उन्होंने, वैसे कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो उन्होंने बेसिकली जो मेजोरिटी ने जवाब दिया ना, आई थिंक 40% है, उन्होंने बोला आई एम नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल। सो बेसिकली व्हाट एजुकेशन इज डूइंग इज probably पुशिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। जो कंटेंट है ना उसका वो इतना ज़्यादा उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग नहीं है इस टाइम पे। एजुकेशन जो है ना इट्स जस्ट एक बेसिक टूल है। सो बेसिकली डिग्रीज है ना जो आपकी आपकी कट ऑफ मीट कराने के लिए होती हैं। जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है ना उसके अंदर लिखा होता है कि समवन शुड बी बैचलर, समवन शुड बी मास्टर्स, ये वो चीज़ें। जो एक्चुअली कंटेंट नॉलेज है ना वो आप प्रॉब्ली क्लास के 2 महीने बाद भी पूछे ना किसी बच्चे से कि उसने क्या पढ़ा है उस पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर, वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ना उसको रिटेंशन रेशियो उसकी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत मिनिमल होगी, 50% से कम। सो एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है ना वो बेसिकली सिर्फ टाइम का, जो मेरे हिसाब से जो टाइम का फंक्शन है ना उसको थोड़ा खींच देता है। अर्ली चाइल्ड मैरिजेस जो है ना वो डिक्रीज हुई हैं एजुकेशन की वजह से, बिकॉज चिल्ड्रन हु आर एनरोल्ड इन स्कूल दे वांटेड टू लाइक गो। उन्होंने जब एक होता है ना वो कट ऑफ की 10वीं 12वीं कंप्लीट कर ले, कुछ कर ले, इतना कट ऑफ मीट कर ले कि कोई काम कर सके या कुछ कर सके, तो वो बीच में छोड़ना नहीं चाहते। जब 10वीं 12वीं में कॉन्सेप्ट आता है ना तो आपकी एज लिमिट जो होती है ना वो 18 to 20 के बीच में आ जाती है। सो अर्ली चाइल्ड मैरिजेज जो 12 13 14 साल की है ना वो फिर थोड़ी सी पुश हो जाती हैं टुवर्ड्स द हायर एज ब्रैकेट जो है उसकी तरफ, 18 से 20, 20 से 22, इसी तरह ही। दूसरा ये है कि अगर वो पोटेंशियल देखे ना कि किसी के अंदर कि अब उसने 18 साल लगा दी किसी के अंदर, तो उसको थोड़ा सा कहीं पे काम भी करने दो ताकि थोड़ा शुरू कमाना शुरू कर दे, फिर वो वापस रिटर्न्स ऑन एजुकेशन जो है उसको इंकॉर्पोरेट कर लो। तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा पुश होता है। एजुकेशन का कंटेंट जो है ना दैट इज नॉट हेल्पिंग, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, दैट इज नॉट हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, ये पूरे का पूरा जो है रिलेशनशिप्स और ये वो बिल्डिंग के अंदर। बट एजुकेशन का जो टाइम का फंक्शन है ना दैट इज हेल्पिंग देम टू पुश के मैरिजेस थोड़ी लेट हो जाती हैं। वो थोड़ा सा सोच समझ आना शुरू हो जाती है एडल्टहुड के अंदर, वैसे भी एक्सपोजर इंक्रीज होता है तो आपका फिर उस हिसाब से भी होता है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि इस टाइम पे जो प्रॉब्ली अ कंट्रोवर्शियल व्यू जो मेरा है वो ये है कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर डेटिंग समवन है ना एंड फॉर मैरिंग समवन, दोज आर टू डिफरेंट स्ट्रीम्स या स्पेक्ट्रम्स है मेरे हिसाब से। लोग जो जिस बंदे को डेट करना चाहते हैं ना मोस्ट प्रॉब्ली उसके साथ, ये एनिक्डोटल एविडेंस है, इट्स नॉट बैक्ड बाय साइंस, बट उसके साथ शादी कम करना चाहते हैं। बेसिकली जो घर बसाने के लिए जो लोग चाहिए ना उनको, उनके हिसाब से उसका जो एक फैक्टर है वो बहुत डिफरेंट है उस हिसाब से कि उन उन लोगों के हिसाब से जिनको वो डेट करना चाहते हैं। तो डेटिंग जो है ना एक विजिबल बाहर की, घर से बाहर की जिंदगी का वो पूरे का पूरा वो हिसाब किताब है, और जो मैरिज है ना वो घर के अंदर की जिंदगी है। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मेरे जितने आगे पीछे के लोग हैं ना जहाँ पे मैं पला बड़ा पढ़ा हूँ, तो उसके अंदर ना उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली वो जो था ना जो डेटिंग वाली कम्युनिटी थी, बहुत कम लोगों ने कंटिन्यू करके, आई थिंक प्रॉब्ली 1 2 3% या 5% लोग जिन्होंने शादी भी की है उनके साथ वापस उन लोगों के साथ। सो एजुकेशन जिनके साथ मैंने 16 16 साल पढ़ा हूँ मैं उन लोगों के साथ, तो ये पूरे एक्सपीरियंस मैंने किया कि ये चीज़ बहुत कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इसके अंदर वो है लोगों के
ओपिनियंस होते हैं कि आपने जिसको डेट करना है। सो आई थिंक जो डेटिंग का कॉन्सेप्ट अभी आपने एक्सप्लेन किया है ना, प्रॉब्ली दैट इज़ नॉट लीडिंग टू सम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एज वेल, क्योंकि वो एक अलग ही हम लोगों ने एक वैक्यूम क्रिएट कर लिया कि डेटिंग इज़ डिफरेंट और फिर मैरिज इज़ डिफरेंट और फिर ये, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं दोनों के अंदर। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है अभी हाइज और पीएसएलएम ने दिया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था। डिवोर्स रेट्स जो है ना आपके, वो सबसे ज़्यादा हैं पीएचडी जो लोग हैं ना उनके। जो परसेंटेज ऑफ पीएचडीज है ना, सो बेसिकली उन्होंने पूरा एक वो बना के दिया है आपको हिस्टोग्राम। उसके अंदर उन्होंने बताया कि एजुकेशन के हिसाब से कौन कौन से एजुकेशन वो ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर डिवोर्स रेट सबसे ज़्यादा है। सो पीएचडी लोग जो है ना उनके डिवोर्स रेट सबसे हाईएस्ट हैं। अब इट्स नॉट, दिस इज नॉट कॉजैलिटी, प्योर कोरिलेशन है, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समवन टू डिग डीपर कि पीएचडीज जो हैं उनके अंदर फिर ये क्यों है। और दूसरा जो हाईएस्ट है ना, वो अब इसके पूरा ऑपोजिट है, अनएजुकेटेड लोग हैं। सो सेकंड हाईएस्ट जो बार था ना वो अनएजुकेटेड का था। सो दोनों स्पेक्ट्रम्स के ऊपर ना, हाई एंड एंड लो एंड एजुकेशन के जो है ना, उसके अंदर डिवोर्स रेट्स जो हैं वो टॉप टू में आते हैं। सो अब वही बात है कि एजुकेशन का जो रिलेशनशिप अगर आप किसी से बनाना चाहें, रिलेशनशिप मैरिज मैरिज के साथ या एक ओवरऑल रिलेशंस जो डेवलपमेंट के अंदर है, तो यू कैन रियली पुट अ फिंगर ऑन एनीथिंग कि अब अनएजुकेटेड लोग भी सेकंड हाईएस्ट हैं जो डिवोर्स रेट्स हैं, एजुके जो पीएचडीज हैं उनका सबसे हाईएस्ट है। सो इज एजुकेशन असिस्टिंग समवन टू हैव अ वेरी मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, या एक वो मैरिज को वो कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं। बट वो फिर अनएजुकेटेड को देखें तो वो जो हैं वो भी छोड़े हैं, पीएचडीज हैं वो भी छोड़े हैं। सो आई वाज लाइक, मेरे लिए तो काफ़ी एक इंट्रीगिंग इंसाइट थी कि भाई दोनों स्पेक्ट्रम के ऊपर आप जो है ना वो लाए कर रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा डिग डाउन करने की जरूरत है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको वो किया जा सकता है। सो आई थिंक ये एजुकेशन का जो एक डिलेमा है ना, और स्पेशली कंटेंट ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ाया जाता है, इट्स वेरी ऑब्सोलीट, बहुत ही, आई थिंक स्पेशली पब्लिक सेक्टर के अंदर। सो मैं हाई एंड को नहीं बात करता, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर द लास्ट 15 years, वर्किंग विद द पब्लिक सेक्टर स्कूल्स। पाकिस्तान के 50% बच्चे वहाँ जाते हैं, 43% जो है आपके उसमें जाते हैं, क्या नाम है, लो कॉस्ट प्राइवेट में जाते हैं। सिर्फ 5% जो हाई एंड पे जाते हैं ना, उनको मैं अभी बिल्कुल भी एक किस्म का ना अभी उस ब्रैकेट से बाहर रख रहा हूँ, जो हाई एंड पे जाते हैं सिर्फ 5%। आपको 95% की बात बताऊंगा। सो लो कॉस्ट और जो पब्लिक स्कूल्स है ना, उसके अंदर लर्निंग आउटकम्स का कोई डिफरेंशियल नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। अभी नेट ने बताया, नेशनल अचीवमेंट टेस्ट जो पाई ने किया था, और बिल्कुल एक एक जितना है लो कॉस्ट प्राइवेट के अंदर और पब्लिक के अंदर भी। अब जब आपके लर्निंग आउटकम्स बिल्कुल लो हैं, पाकिस्तान के अंदर 4 out of 5 कैंट रीड इन एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट, दैट इज लाइक यूनिवर्सल। अब सबको रट्टा लग गया इस चीज़ का भी, सबको पता चल गया जी कि लर्निंग आउटकम्स बहुत लो हैं। तो एजुकेशन जो दी जा रही है ना, वो एक तो ऑब्सलीट है, ऊपर से पढ़ाई जो जा रही है वो एक बहुत, आई थिंक मीडियम टू लो क्वालिटी टीचर्स के थ्रू पढ़ाई जा रही है, जो उनकी और उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज वो मैट्रिकुलेट हैं और एफएससी हैं, वो नहीं है उनके पास इतनी। और फिर जो सीपीडी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उनकी, वो भी बहुत वीक है। इट्स जस्ट लाइक टिक बॉक्स, कोई आ गया पढ़ लिया ट्रेनिंग ले ली चला गया, टीएडी इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी बहुत अच्छी बात है, बट उसका कोई कंटेंट के ऊपर कोई नीड्स एनालिसिस नहीं होता उस चीज़ के ऊपर पीछे। सो ये जो पूरे का पूरा एजुकेशन का हम लोगों ने बनाया हुआ है ना कि पढ़ लेगा बच्चा तो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा जी, बहुत अच्छा सिटीजन बन जाएगा। अगर इतना अच्छा सब कुछ हो रहा होता ना, तो आई थिंक एक तो ये है कि लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हैं आपके, कुछ बच्चे एक्चुअली सीख रहे होते हैं ना उसके अंदर। अगर वो सीख ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है एजुकेशन मिल ही नहीं रही है उन लोगों को एक्चुअली। और एजुकेशन मिल ही नहीं रही तो इसका मतलब है जो अर्ली चाइल्ड की जो एक पूरा ढिंढोरा पीटा जाता है कि जी वो इंक्रीज हो गया, बेसिकली वो टाइम का फैक्टर बन गया ना, कि आपने उसको बच्चे को स्कूल में रखा हुआ है इसलिए वो शादीशुदा नहीं है। एजुकेशन का बहुत लो इम्पैक्ट है उसके ऊपर, या डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि वो स्कूल में था 15-20 साल तक, तो इसलिए वो शादी नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने माँ बाप ने बोला जी चलो ये एटलीस्ट 8वीं 9वीं 10वीं पास कर ले फिर कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अगर वो स्कूल में ना होता तो वो जल्दी कर लेता। एजुकेशन का जो कंटेंट था उसने कोई इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट आई थिंक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर इतना कोई लिया नहीं है इस तरह का। तो आई थिंक आई विल सबमिट फॉर नाउ, बाकी आई विल कंटिन्यू द डिस्कशन। अली साहब आप म्यूट हैं। सॉरी जी, दो तीन पॉइंट्स आपके बड़े मजे के थे कि जी एजुकेशन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती,
हर जगह पे जो है एजुकेशन जो है बहुत इनसिग्निफिकेंट है। जैसे मेरे अपनी प्रेजेंटेशन में मैंने एक जगह पे जाके एकदम रुक गया था कि एजुकेशन का इनकम से कोई लेना देना है नहीं। हम एजुकेशन किसी और वजह से ले रहे होते हैं, इनकम अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में डाली होती है वो मिल मिल रही होती है। बट दैट्स अल्लाह ताला वाला कॉन्सेप्ट साइड पे भी रखें तो एजुकेशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है उसकी अर्निंग्स के ऊपर। लेकिन फिर भी हम जब उसको कुछ आरटीसीज के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो एजुकेशन का ऐसा सोशली एंड अदरवाइज भी इम्पैक्ट नहीं आता। शादियों का भी, डेटिंग का भी और डिवोर्स का भी जो इम्पैक्ट अभी तक मैंने देखा है जितने भी पिछले 5-6 साल से, नॉट द फॉर्मल रिसर्च बट अदरवाइज कोई उसका लिंक मुझे अभी तक मिल नहीं रहा है। एक जो खास तौर पे इफेक्ट में निकला था वो ये था कि एक्सेप्टेबिलिटी अब ज़्यादा हो गई है, एक्सेप्टेबिलिटी अब बेहतर हो गई है अमंग द एजुकेटेड क्लास, अमंग द अवेयर क्लास। सो एक तो ये थी। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे डेटिंग को गंदा समझा जाता है। एक वर्ड ही जहन में आता है तो एक गंदा मतलब जहन में आ रहा होता है, उसको कोई हम खास साफ सुथरा मतलब नहीं रहे होते। बाहर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के अंदर, नॉन मुस्लिम मार्केट के अंदर ये डिफरेंट तरीके से ली जाती है। सो दैट्स अ गुड इंटरेक्टिव सेशन। बहुत बहुत अच्छा, आपके पॉइंट्स बहुत बड़े मज़े मज़े के थे। इसको हम थोड़ा सा, एजुकेशन हो गया, मैं इसको सोच रहा था इनकम के साथ अगला जनरेट करूं या जेंडर के साथ। तो लेट्स गो फॉर द इनकम फर्स्ट। सना, आर यू हेयर? सना केतरान? यस। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सना। जी, तो एंड हम इसको थोड़ा सा एजुकेशन देख लिया, अब हम थोड़ा इनकम को देखते हैं कि इनकम क्लास के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल जी, सिनेरियो क्या बन रहा है पाकिस्तान में और अदरवाइज। thank you for inviting me to this very, I think, beneficial dialogue. इनकम के साथ अगर हम इकोनॉमिक्स ऑफ लव को देखें तो मैं कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा की तरफ जाना चाहूँगी। और उसमें अगर आप एक ऐसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखते हैं जो कि एक ऐसी इकोनॉमिक पे बेस करती है जिसमें ओनरशिप है और प्राइवेट ओनरशिप है स्पेशली, और मींस ऑफ प्रोडक्शन है, एंड इसके अलावा मींस ऑफ प्रॉफिट है। इसको अगर आप रिलेट करें गैरी बेकर की थ्योरी के साथ, जिसमें वो इकोनॉमिक गुड की बात करते हैं 1960s में जो प्रपोज की गई, आप फैमिली डायनेमिक्स एंड रिलेशनशिप्स को उसके साथ लेके चल सकते हैं कि मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड अगर हम इसको देखें प्रॉफिट के तौर पर इस इंस्टीट्यूट को, मैं मैरिज के इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ इस वक्त, अ, अगर आप इसको देखें तो ये कितना अब हमें चलता हुआ नजर आता है और इनकम के साथ इसका कैसे ताल्लुक है। इनकम अगर एक क्या कपल है, एक रिलेशनशिप में लोग हैं, मैरिड हैं, फैमिली डायनेमिक्स है, सो दे वांट सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, they have their dreams, they want to fulfill their dreams. इसके अलावा for sustainability of relationship income is very important. अगर आप इनकम को माइनस करेंगे, अगेन कार्ल मार्क्स पे हम जाएंगे कि मनी इज अ बॉन्ड, बाइंडिंग एजेंट है। अगर आप उसको माइनस कर देंगे तो सेपरेशन वुड वेरी मच लाइकली टू हैपन। इनकम आपकी हैप्पीनेस है, आपकी वेल बीइंग है, इट वुड लीड टू वेल बीइंग, योर हैप्पीनेस। और इनकम को आप माइनस नहीं कर सकते, अदरवाइज यू हैव टू गो टूवर्ड्स separation, or the dynamics of the family would be definitely changed, and maybe the roles would be changed, and there would be certain conditions, maybe बहुत कम कपल्स ऐसे होते हैं जो इस ऐसी सिचुएशन को सस्टेन कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी की जॉब चली जाती है या फॉर इंस्टेंस प्रमोशन हो जाती है, तो दोनों सिचुएशंस में आप देखेंगे कि एक में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और एक में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और either the roles would be changed, but in this case मैं ये कहूँगी कि ये मिलेनियल्स के साथ तो बहुत बेहतर था, क्योंकि मिलेनियल्स यू हैव फाउंड देम रेजिलिएंट, वो एक बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। लेकिन अगर हम जेंजी पे देखें तो जेंजी का जो स्पैन है हैप्पीनेस का वो बहुत कम है, बहुत लो है। अगर हम सिग्नलिंग थ्योरी पे देखते हैं तो अगर आप गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हैं
या गिफ्ट्स जो है ले रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, जेंजी की जो एनवायरनमेंट है उसमें उनका जो हैप्पीनेस का वो है वो बहुत ही कम है, बहुत टेन्योर कम है, बहुत स्पैन इतना कम है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में इनकम कितना सपोर्ट कर सकेगी, इनकम कहाँ तक बढ़ाई जा सकेगी, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। उनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई हैं, कितना ज़्यादा वो जितनी जल्दी बोरियत की तरफ जाते हैं, और इसमें सोशल इन्फ्लुएंस भी है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अगर आप जो है स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी रिलेशनशिप का, या आप उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं अगर इनकम जो है वो आपकी कम होती है, ऑब्वियसली इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स ऑफ लव पे अगर बात करें, बिहेवियरल आउटलुक, डेफिनेटली देयर इज दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, डिग्निटी टू केयर, ये सब इन्वेस्टमेंट है। आप एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू बीइंग डिग्निफाइड और रिस्पेक्ट और केयर के साथ। खवातीन की कंट्रीब्यूशन और तरह की होती है मोस्टली पाकिस्तान में, और मर्द हजरात की डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है। टाइम हो डिफरेंट हो सकता है, एफर्ट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर इनकम आ रही है किसी एक सोर्स से भी आ रही है तो वो दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोनों को मिलती है, और वो उसका एफर्ट, उसकी खवातीन जो एफर्ट करती हैं वो उसके लिए भी उतनी ही उनको, अगर सोर्स अगर उनका खामद है तो भी मिल मिल तो उनको भी रही है। So it's like they have a sharing. I think they are sharing it for the good. इसके अलावा जो है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वैलेंटाइंस डे के हवाले से अगर इनकम की बात की जाए तो ऑब्वियसली मार्केट डायनेमिक्स है, कंज्यूमर बिहेवियर है। डेवलपिंग कंट्रीज इसको बहुत ज़्यादा ओन कर रही हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अदर ऑप्शंस टू एंजॉय एंड फॉर हैप्पीनेस, सो दे आर गोइंग टूवर्ड्स इट। और यहाँ शायद हमारे गैप है, वी आर थोड़ा सा जो है बहुत डिप्रेस्ड जो है लोग हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में होते हैं, सो दे नीड सम विंडो, उनको कुछ थोड़ा सा एक टाइम चाहिए जिसमें वो एंजॉय कर सकें। सो यहाँ पर हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस भी है, कल्चरल जो है वो ट्रेंड्स भी हैं, जिसकी वजह से वैलेंटाइंस पे आपको बहुत ज़्यादा हाइप जो है वो मिलता है। इनकम जनरेट भी होती है, और इनकम जो है वो ऑब्वियसली उसमें, जैसे हम सिग्नलिंग थ्योरी की बात कर रहे थे, तो आप गलत जगह पैसा लगा रहे हैं या सही जगह पैसा लगा रहे हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही मशहूर बात है, वो ये कहने की है कि the longer you go to the wrong path, it would be very difficult for you to go into reverse, or you would be losing the loss is yours. So जो ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा आगे जाएंगे, वो किसी किस्म का भी रिलेशनशिप हो उसमें, अगर आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टिंग इन अ रिलेशनशिप which you do not have to be invested there, or the you are not at the receiving end, और आप गिविंग एंड पे ही हैं, तो फिर वहां पर इनकम भी इतना ज्यादा, बिहेवियर ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो आप लॉस करेंगे। जैसे कि आजकल आप शादियों की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा खर्चा करके शादियां की जाती हैं, और वो शादी कितनी हद तक चलती है या नहीं चलती है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है इसमें लॉस जो है वो होता है, बहुत ही ज्यादा, दोनों पार्टीज बहुत ही जो है वो लॉस इसमें उठाती हैं। तो अगेन आई एम कमिंग बैक टू जेंजीज, एंड जेंजीज पे जो है वो ये एक प्रोडक्ट है जो डेवलप हो रही है, और आगे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को जो स्पेशली फैमिली डायनेमिक्स में है और रिलेशनशिप्स पे, इसको बहुत ज़्यादा अलग से इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो है दे गेट बोर्ड वेरी इजीली, दे हैव अ वेरी उनका बहुत कम एक अरसा है जिसके साथ में वो हैप्पीनेस को प्रिवेल कर सकते हैं, छोटे मोटे गिफ्ट से
खुश ना होने वाले लोग हैं, जॉब्स की तरफ ना जाने वाले लोग हैं, दे वांट टू मेक मनी इन लेसर टाइम, एंड दे हैव अ वेरी, और ये इनका सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से और ज़्यादा मोबाइल टाइम की वजह से इनका जो देखा जाए इनका एक टाइम है जिसमें ये बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी से काम कर सकते हैं, वो इनका नहीं है. So they are very in a very hurried way they are doing things. Their decision making power, they have a very less decision making power. So that's why I don't know how it would affect them in to this new product which is coming up. As far as एक क्वेश्चन अभी हुआ था जिसमें डेटिंग का बात हुई थी कि पाकिस्तान में क्या ये नॉर्मलाइज हो सकेगी कि नहीं. मैं जेंजी की बात करूंगी अगेन कि बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है बिकॉज schools are celebrating Valentine's Day with the name of sharing and caring and everything. They are inculcating this idea to the students of a very very primary level पे भी start हैं. मैंने आज ही schools देखे हैं बलून्स के साथ भरे हुए और बच्चे जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं. हालांकि आज ऑफ डे था बट दे आर सेलिब्रेटिंग इट. दे नीड सम खुशी चाहिए उनको, किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी चाहिए. सो वो जो एक्टिविटी चाहिए उसमें ठीक है इनकम जनरेट हो रही है, कंज्यूमर बिहेवियर भी शो हो रहा है, वेंडर है, मार्केट ट्रेंड है, वो बेच रहे हैं जो बेचना चाहते हैं, और इसमें एजुकेशन सेक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है. और उसके साथ साथ जो बच्चों को वो दिखा बता रहे हैं अभी से, उनके जो आइडियाज बन रहे हैं उसमें एक बच्चा जो जिसकी उम्र 14 साल है या 15 साल है, उसके लिए जीएफ के साथ या बीएफ के साथ रहना, इट्स वेरी नॉर्मल इन दी स्कूल्स, इन प्राइवेट स्कूल्स, आई एम टेलिंग यू. So dating is not very, it's not a taboo for them. And let's see कि हमारे पास अभी next generation में within 5 or 10 years which product will arise. So thank you very Thank you. much. Thank you, Sana. Thank you very much. And yes, I partly agree with it क्योंकि आजकल थोड़े वो उन पेरेंट्स के बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा सा उनको अलाउ भी किया हुआ है. मेरा ये भी मानना ये है, थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है, थोड़ी एजुकेशन ज़्यादा है, थोड़ा इनकम लेवल उनका बेहतर है. सो ये वो लोग हैं जो कि बाहर शायर होके भी आ गए हैं. देन कल्चरल नॉर्म्स वगैरह वहीं पे हैं. एंड आफ्टर एजुकेशन जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मेरा अपना ख्याल है कि जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं उनका इम्पैक्ट आ जाता है. एजुकेशन ओवरऑल इम्पैक्ट शायद ना डालती हो, इनकम लेवल वैसे नहीं डालते हो, लेकिन इनकम लेवल के साथ साथ जब हम उन्हीं स्कूल्स में हैं, तो मैं सना की बात को सेकंड करूँगा. मेरे आज बच्चे खुद जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो फन फेयर पे गए हुए हैं, और वो फन फेयर लगा हुआ है और अभी तक वापस नहीं आए. सो सो दिस शी इज एब्सोल्युटली राइट. जैनब, मैं बताना भूल गया जी. मैं इरफान से कहा था, मैं ये कहूँगा देर आर ऑल माई फ्रेंड्स जिनको इनवाइट किया गया है. तो फहद एज अ कंसल्टेंट, नादिया ने अपना तारुफ खुद करवाया था कि जी मैं वो कंसल्टेंट हैं, 20 साल से काम कर रही हैं साथ साथ. Farzeen was our intern from, she was doing at NDU now. वो आजकल फील्ड में है. फहद जो है वो कंसल्टेंट है, और हमारे साथ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो डेपेक्स के नाम से एक रिपोर्ट आई थी, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम करते हैं, लब्स के साथ भी कर रहे हैं, तबात लैब के साथ भी कर रहे हैं. तो he's सब तमाम प्राइवेट सेक्टर प्लस हमारे साथ जो है वो कंसल्टेंट हैं. सना खेतरा, मैं शाहनवाज खेतरा बोलने लगा था. सना खेतरा जो है वो भी एक कंसल्टेंट हैं, एचडीएफ के साथ होती थी, फिर उन्होंने अब डेवलपमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट फॉर समथिंग अपनी एनजीओ भी बनाई हुई है जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, और काफ़ी कंसल्टेंट के तौर पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हैं. अब हम दो उस्तादी उस्ताद मोहतरम, उस्तानी मोहतरम क्या कहूँगा, उनकी तरफ चलते हैं. डॉक्टर जैनब जहां की तरफ फर्स्ट, एंड देन डॉक्टर सारीना जैनब शराजी. जैनब, ओवर टू यू. इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, आपकी तरफ हम जब आएंगे तो उसका भी देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है जेंडर का. क्या जेंडर न्यूट्रल है या जेंडर बायस्ड है? फीमेल्स की तरफ कम है, मेल्स की तरफ ज़्यादा है. मेल ने आदत तो बहुत चुकी होती है लेकिन तमीज़ इनको है कोई नहीं है, और फीमेल्स जो है वो बेचारी है. क्या कहेंगे आप?
Ji, thank you so much, Ali. First of all, to inviting me for this very new dimension of economics and जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि इसकी एक्सेप्टेंस अभी एक्चुअली द टॉपिक की एक्सेप्टेंस भी थोड़ी कम है और लोग इसको थोड़ा बहुत स्ट्रेंज जो है लुक्स आती हैं लोगों के फेस पे जब आप बताते हैं कि हम इकोनॉमिक्स ऑफ लव की बात कर रहे हैं बट डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी चूंकि इशू हमारे सराउंडिंग्स में अब आ रहे हैं तो इसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है सो जेंडर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इसको तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप एंड ऑफ लव का जो कॉर्न स्टोर है वो जेंडर ही है सो बट व्हाट आई वुड से इसके जो जेंडर रोल्स हैं दे आर हाईली डोमिनेटेड इन पाकिस्तान और बाकी भी जगहों पे अगर हम देखें तो दे आर हाईली डोमिनेटेड दे आर डिफाइंड थ्रू योर कल्चरल वैल्यूज़ रीजनल सेटिंग्स जो होती हैं उनके थ्रू हमारे जेंडर रोल्स डिफाइन होते हैं एंड सिंस दोज रोल्स आर वेरी डिफरेंट हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर रहें तो पाकिस्तान में भी कल्चरली जेंडर रोल्स आर हाईली डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन सो इस वजह से जो द रोल एंड इन द रिलेशनशिप एंड इन द लव that is also different for male and for female so definitely with surety this love is not gender neutral it is biased and instead of saying biased I would say that it is asymmetric the men have a different role to play in the relationship and women they have different role to play in the relationship and even from the start from expression of love to bearing the cost of the relationship it goes differently for both men and women सो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगेन देखें तो मेन दे हैव मोर फ्रीडम ऑफ चॉइस और वेरी एक्सप्लिसिट फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ पार्टनर एंड you know multiple choices they can have but women they have least freedom of selecting their partner and sometimes if they exercise this power of selecting their partner so it comes with very heavy cost जैसे अभी हमने 2025 में एक हमारा बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट भी हुआ था तो दैट वाज उसके ऑफ कोर्स वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं बट फॉर वुमेन there is a risk involved of expressing even the choice of love or their partners and for men अगर वो चूज करते हैं अपना पार्टनर explicitly और by them जैसे हम love marriages की बात कर सकते हैं या having association with girls so their cost is less और उसकी acceptance हो जाती है उनको societal जो स्टिग्मास उनके साथ अटैच नहीं होते या जो सोसाइटल प्रेशर है दैट इज लेस फॉर द women for the men so for women we can say that love has a risk premium for them but not for men जहाँ पे हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सचेंज हैं इन द रिलेशनशिप सो उसमें अगेन मेन के ऊपर अगर हम देखें तो वो ज़्यादा बर्डन आता है बिकॉज फाइनेंशियल प्रोविजंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप एंड इवन बिफोर जैसे आप लोग भी बात कर रहे थे कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑन दिस स्पेसिफिक वैलेंटाइंस डेज मैन आर गोइंग टू ब्रिंग गिफ्ट्स चाहे वो एक्सपेंसिव हैं या लेस प्राइज्ड हैं बट इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम इसी तरह से जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें जो फाइनेंशियल प्रोविजन है दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैन अभी जैसे डॉक्टर सना ने भी एक्सप्लेन किया उसमें बट उसके साथ साथ और एंड उसके लिए विजिबल रिकग्निशन है सोसाइटी में इन रोल्स की जो फाइनेंशियल प्रोविजन आर प्रोवाइडेड बाय मैन बट अलोंग साइड वेमेन आर डूइंग इक्वली और मोर वर्क इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक चोर्स आ सकते हैं रिप्रोडक्टिव रोल्स हैं बट दे आर इनविजिबल रोल्स दैट दे आर प्लेइंग स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक चोर्स हैं उसकी केयर इकोनॉमी के ऊपर अभी इतनी बात नहीं हो रही तो उनके जो हाउस होल्ड चोर्स हैं या फिर बाकी जो रोल्स प्ले करते हैं दे आर नॉट बीइंग प्राइज्ड उनको मार्केट रेट उनका डिटरमिन नहीं होता एंड दे आर नॉर्मली टेकन फॉर ग्रांटेड और उनकी इनविजिबल रोल्स कंसिडर किया जाता है एंड they are normally taken as love and not the work
कि ये उनकी ड्यूटी है, ये तो उनका काम है, उनको इसी तरह से करना है। बट जो मेन है, उनके रोल्स रिलेशनशिप में दे आर मोर एक्सेप्टेबल एंड recognized in the society. Then along with this, since men have more dominating role, and अगर हम उन partners की बात भी करें जहाँ पे दोनों partners are working, even then men are more able to accumulate assets. लेकिन female की side पे specifically जहाँ पे female are not working, it is creating perpetuate dependency on the male partner. और उसमें फिर जब आपकी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन होती है या सेपरेशन की तरफ जाते हैं, सो बार्गेनिंग पावर ऑफ women आर वेरी वीक एंड द मेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे भी हम एसिमेट्री या अनइक्वल रोल देख सकते हैं रिलेशनशिप का जो आता है अमंग men and women. ट्रेड ऑफ्स आर ऑल्सो, अभी डॉक्टर सना ने भी एक्सप्लेन किया, इससे पहले फहद ने भी एक्सप्लेन किया कि देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, और स्पेसिफिकली द ट्रेड ऑफ बिटवीन लव एंड मनी। सो आपने खुद भी एक्सप्लेन किया कि आपके पास चॉइसेस जब ज़्यादा हो जाती हैं तो यू सी के जिसने मुझे महंगा गिफ्ट दिया है, सो माय प्रेफरेंस और माय आई विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट पर्सन। सो इस तरह से भी कुछ मार्केट डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं ऑफ द रिलेशनशिप मार्केट या मैरिज मार्केट के रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो रहे हैं। जहाँ तक वैलेंटाइन डेज की और गिफ्ट एक्सचेंज की बात है, तो उसमें आई थिंक जो मेन हैं दे आर वेरी एक्टिव कंज्यूमर्स और बायर्स हैं उस पे, लेकिन women आर वेरी पैसिव, नॉट वेरी बट दे आर relatively passive consumers or buyers. One of the reason is के as I mentioned earlier कि women are stigmatized, कि अगर उन वो they are found कि उनकी किसी के साथ association है या affection they are affectionate for somebody, so उनके साथ stigma बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी attach हो जाता है और उसकी long term costs भी बहुत ज़्यादा है। आपकी social जो standing है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, और acceptance भी relatively कम हो जाती है। सो इसीलिए वन ऑफ द रीज़न इज़ कि मैन आर मोर विजिबल इन द मार्केट एंड मोर कॉन्फिडेंट इन द मार्केट, के उनको उनके ऊपर स्टिग्मा नहीं है, लेकिन women जो है दे आर पैसिव बायर्स या पैसिव प्लेयर इन द मार्केट। इसके साथ एजुकेशन में फहद ने भी बताया कि एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, बट व्हाट आई ऑब्जर्व इज के आप अदरवाइज रिलेशनशिप में भी देखें तो मेन विद गुड और हायर एजुकेशन दे आर वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग गुड प्रपोजल्स, और उनकी 100% ऑलमोस्ट 100% चांसेस है दैट दे आर गोइंग टू हैव गुड मैच, दे आर गोइंग टू हैव वेरी गुड फैमिली, बहुत जल्दी उनकी कंप्लीट हो जाती है, बन जाती है, एंड दे आर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स। बट उसके साथ साथ अगर वी टेक women with higher education, so their probability of getting married reduces with their increase in education. The reason is that कि उसमें ये एक अगेन सोसाइटल प्रेशर होता है कि आपने ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो उतने ही एजुकेशन का आपके मैच मिलना मुश्किल हो जाता है और स्टैंडर्ड्स हाई हो जाते हैं, या प्लस समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो दैट men or some families they do not want to have a highly educated women because it is difficult to deal with the highly educated women or working women के साथ, so वहाँ पे उनके chances कुछ कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा disadvantageous position हमारे specifically societies में ये है। So it's a paradoxical situation for men and women for with respect to the education, के वो उनको कुछ को एडवांटेजियस पोजीशन देता है, फीमेल मेन को एडवांटेजियस पोजीशन देता है, बट फीमेल आर एक्सपेक्टेड टू हैव सम डिसएडवांटेजियस पोजीशन। इसके साथ अगर मैं थोड़ा कंक्लूडिंग पॉइंट पे जाऊं तो जो अगर हम जेनजी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है, आई थिंक व्हाट वी सी इन आवर सराउंडिंग इज़ दैट इवन बिफोर जेनजीज हमारे जो मिलेनियंस वाले हैं, आई थिंक एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट कर रही है सेलिब्रेशंस ऑफ वैलेंटाइन डेज और प्रोपोगेशन ऑफ ये जो हमारे पास मैच मेकिंग एप्स हैं या डेटिंग एप्स हैं, और उसकी वजह से डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या शो ऑफ इफेक्ट की वजह से बहुत एक आपका खास people are getting into inferiority complex and they are
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त उनको जो है वो हम टेकअप करें, और बजाय इसके कि वो किसी गलत साइड पे जाए, हम उनको प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए अबाउट दिस डे एंड दी रिलेशनशिप। वर्क प्लेसेस, एजुकेशन प्लेसेस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे काउंसलिंग्स और अवेयरनेस सेशन ज़रूर होने चाहिए, दैट हाउ we can take out the positives out of the relationship markets or the love markets, instead of getting involved into the आप कह सकते हैं कि जो अनफेवरेबल या फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट implications की तरफ हम ना जाएं. So this is all from my side. I hope that it will add to the discussion, fruitful addition to the discussion. Thank you. Exactly, Zainab. Thank you. A very good friend of mine, Zainab फातिमा जनाब, वो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। बीच में आंसर्स भी मुझे आ रहे थे कि जी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। जेन जी को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। जेन जी इज़ द वन जिन्होंने आके अब खैर ये मिलेनियल्स का अभी जेन जी का नहीं है, लेकिन जिन्होंने शादियों का किया है। सो वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि शादियों पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वो कम होना शुरू हो गया है। इन्होंने आके कॉन्सेप्ट देना शुरू किया है, खास तौर पे हम इंक्लूडिंग माई टाइप ऑफ पर्सन, जिन्होंने आके देना शुरू किया कि जी निकाह कर लो और उसके बाद बाकी चीज़ें कर लो, कोई ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। एक बहुत मज़े का पॉइंट था, वह आपका था या सना का था, कि आपको नहीं पता, यू आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज एंड देन यू हैव नो आइडिया वेदर दैट विल बी ए सक्सेसफुल मैरिज और नॉट। तो क्या हम पहले उसको निकाह और छुआरों पे टरखा दें और उसके बाद देखें अगर चल जाती है तो उसके बाद उनको उनके ऊपर खर्चा करते हैं? एक एक क्वेश्चन है, दैट्स जस्ट रेजिंग दो के कपल ने खुद ही सब कुछ करना होता है, कपल ने सारा कुछ खुद ही करना होता है, लेकिन पाकिस्तान में पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करना होता है। सो टोटली डिफरेंट है। मैच मेकिंग डिजिटल हब बन गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी मैच मेकिंग जो शादियों पे, ईदों पे होती हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि सिर्फ वैलेंटाइंस डे नहीं, ईद इज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक्स ऑफ लव, और उसकी पूरी इकोनॉमिक्स और पूरी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर के फ्लावर्स भी चल रहे होते हैं, केक्स, खाने शाने, you are showing your love towards your family, including your wife, including your spouse, अगर मैं जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज करूँ, स्पाउस, किड्स, मदर, फादर, बहन, भाई, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनकी तरफ बहुत ही एक ख़ास टॉपिक था जो मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर सारीना से, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अगेन, एंड हमारा ताल्लुक मेरे ख्याल 97 से, अब तो खैर 29 साल, 39 साल हो गए, 29 साल हो गए, कितने साल हो गए, 29 ईयर्स, उफ तोबा, बहुत बहुत देर हो गई। खैर एनीवेज, अब कुछ होंगे यहाँ पे लोग जो 29 के होंगे, जो जेंसी हम जिनको कहते हैं। उससे छोटे सो होंगे। इससे छोटे भी हो सकते हों। सो इनको मैंने कहा जी कि हम इसके ऊपर आप जरा देख लें कि लीड रोल किसका होता है या होना चाहिए। एक्टिव लीड रोल में लोग ज़्यादा मैच मेकिंग में अच्छे जाते हैं या पैसिव में अच्छे जाते हैं? कुछ मेरी तरह होंगे, सोचते रहते होंगे महीना महीना, पता नहीं गल करा या ना करा, आई मीन सुननी ना पै जाए, बेइज्जती ना हो जाए। सो ओवर टू यू सारीना, थैंक यू। Assalamu alaikum. Thank you so much, Ali, for having me over and making me read about economics of love and how it influences our life. I would agree with what Sana said earlier, and Sana, you gave a very impressive explanation of Karl Marx की theory on income का impact and of course the gender roles. Although I feel that saying that it is difficult to deal with a certain level of education, whether it is male or female, तो मैं बिल्कुल gender neutral होकर बात करूंगी. I will not talk about males or females in particular, but I'm just saying that if you're gender neutral and as a person, what the economics of loves basically active lead or initiator कौन होगा और all that वो game theory वाला context comes later on. I think the first thing that when we start studying economics, we're told that all human beings are rational, or there is a resource constraint, like Ali said, income wise, be time wise, emotion wise, how much of yourself can you give to somebody, and of course I also believe in ceteris paribus, where Ali said कि one person is giving a gift to 1,000 का और दूसरे ने 2,000 का दे दिया, तो the guy who spent more has more influence. I
I do not, I will just assume that there is no other person. So, if from a very individualistic point of view, if you ask me, I think we start with it always starts with the opportunity cost, right? So, what do you think is better? It is basically the optimal decision for oneself. आई वुड से कि जो लोग कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले ये भी जिक्र हुआ कि जो लोग पीएचडी कर लेते हैं उनकी शादियां नहीं चलती, मेरी तरह के लोग भी हैं जिनकी नहीं चलती, बाद में पीएचडी कर लेते हैं तो आई जस्ट थिंक we're inherently thinkers and any whether you initiate देखें initiation of the conversation या proposal या asking somebody out on a date in the context of Valentine. I think it's an emotional investment. It's an investment of your time. There is obviously, like Ali said, the fear of rejection. But at the same time, you're also creating yourself, giving yourself an opportunity to see how it goes. You're also demonstrating a certain level of commitment to the other person. And you're also setting up kind of a tone for what the relationship is going to look like in the future, whether it is marriage or whatever kind of partnership you look at. I think the optimal decision comes from how you maximize on the resources that you have, जिसको business terms में synergy कहते हैं और हमारी तरफ multiplier effect कहते हैं. तो if the income and the personal satisfaction, the quality of life, the kind of children that you have, the kind of life that you lead is positive, and it takes you to a better level of satisfaction. So obviously, it makes all the difference. So I think if I think like a very strict economist and an economics point of view, अगर आपके रिलेशनशिप में पहले पूछने से हाई रिस्क हाई रिटर्न भी होता है ना, तो while you have that fear of rejection, there is also that high risk high return. Like, when we gamble or we invest in the stock market, similarly, when you propose to somebody, you show your commitment, and then the other person shows their commitment. So from the person's point of view who's actively leading or initiating the process, the passive lead also has a part to play, right? Although, if you look at it, they have limited, from our point of view, they might have limited emotional availability to us. They also have less risk involved of being embarrassed, but which is why मुझे लगता है अली ज़्यादा सोचते हैं, मगर ये कि at the same time it also gives you a lot of clarity. So I think from a very economic point of view, if it takes you towards emotional stability and emotional dependence and fruitful dependence and family structure, ultimately that, because for us, when we look at people, I understand that there are people who do not look at dating as a way of marrying somebody, getting into a long-term relationship. But if we talk about somebody seriously initiating a relationship to work on a long-term family structure, I think emotional stability is what it's just हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, gamble है. I think it is a gamble. It's just like stock market. Sometimes you invest in stock market and you're the first mover. You can have the first mover advantage. You can win big in stocks and other people can follow you, and sometimes you can lose. But मेरे ख्याल है कि from my perspective, if you think तो income, quality of life, settlement, children, emotional stability, all of that, reciprocity in the way you feel towards each other, if that is it's a win-win situation, generally the relationship will work out, and even the person who has been passive will you will know what their what their answer will be. So I think it is basically I also heard somebody say that there's a probability of a divorce, and this is the expenditure that you make on marriage is a sunk cost, but it's the same when you invest in land or other places, because sometimes it can be sunk cost. So if you ask me, I think
the dynamics of equilibrium in the love market, thinking very rationally and from an economic stability point of view. It is, I think, both the parties invest very well, both signal commitment, both have a shared risk that they take. So I think from a game theory perspective, of course, the active lead, which Ali you asked me about, plays the lead role, but it is more of a game that both the parties, it is based on reciprocity. So that's just my take on it. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank you, Sarina. And if there are any questions, comments from the reduced audience now, शुरू शुरू में बंदे काफ़ी आ गए थे, फिर लीव करना शुरू कर दिया। आखिर में वो सेशन थोड़ा लंबा हो गया हमारा। माय अपॉलॉजीज अगेन। एनीथिंग अदरवाइज ओवर टू इरफान। हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं कहूँगा हमारे अच्छे लड़के हैं जो कि अच्छा पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंटियर को चला रहे हैं, और थोड़ी दाढ़ी शाड़ी रख ली है, पीएचडी कर ली है फील्ड में। रंग काला इसने किया हुआ काफ़ी आजकल, लेकिन है ये छोटा ही हमसे काफ़ी। सो ओवर टू यू इरफान। थैंक्स एवरीवन हु जॉइंड, एंड स्पेशली ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने मेरी बहुत एक दिन के नोटिस पे कुछ कुछ ने फौरन मान गए और कुछ को काफी काफी मुझे हिलाना जुलाना पड़ा कि नहीं यार आ जाओ। सो ओवर टू यू इरफान। थैंक यू तमाम कोलिग्स का, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं वो रेड शर्ट पहन लूं, लेकिन वो दो बार वाइफ ने पूछा कि कहाँ जाना है, तो मैंने कहा नहीं मुझे वैसे ढूंढ के दो कि कहाँ पे है। तो मुझे दो बार ट्राई करने के बाद मुझे शर्ट नहीं मिली। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ माय कोलिग्स। तो ये स्टिग्मा है। तो ओवरऑल ये डिबेट्स हम लोग थोड़ा सा हट के चलना चाह रहे थे। अली कमाल साहब से जब भी मेरी बात होती थी कि हम थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो जो है वो हमारे कुलीग और हमारे प्रोफेसर साहबान यूनिवर्सिटीज में काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा हट के हो और ऐसे टॉपिक्स हो जिन पे हमें बोलना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, ताकि हम जरा उन स्टिग्मा से निकलें बाहर कि जब भी कोई बात करे तो ये ना कहे कि हम फतवा लगाने जा रहे हैं कि अच्छा आज वैलेंटाइन डे, यार ये क्या होता है यार, ये तो अच्छा नहीं है। ये तो यार इसमें इनकी आप भी करते हैं, इसको लाइक करते हैं। तो मैंने कहा यार इसमें अच्छा और बुरे की तो बात ही नहीं है। हम तो वी वी लिव इन एजुकेशन कम्युनिटीज को हम, तो हमें इसको बात तो करना चाहिए ना। तो अगर हम इस्लाम की बात करें ना, इस्लाम तो हमें दर्स ही मोहब्बत का देता है, प्यार का देता है। छोटों से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बहन से, बेगम से, बच्चों से, बड़ों से। इसमें दिन का तो तयन करने की जरूरत ही नहीं है कि हम 14 को ही वो बुके देंगे, फ्लावर देंगे। तो हर दिन जो है वो हमें एक प्यार का और खुलूस का देना चाहिए। ये हमारा इस्लाम भी कहता है। और आज का जो दिन है हम इसको इसलिए भी कंक्लूड करते हैं कि इसको जरा ओवरऑल थोड़ा सा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम लोग देख सकें कि इसके ऊपर लोग जानते क्या है और बोलते क्या और समझते क्या है इसको। वो जो एक नेगेटिव जो स्टिग्मा है उसको थोड़ा सा दूर किया जा सके और थोड़ा सा एक अवेयरनेस जो है ना वो ला सके। और इसलिए हमने डिफरेंट जो कोलीग्स हैं उनको मोटिवेट किया और बुलाया ताकि हम हर एक का जो व्यू है वो ले सके। और इसके बाद इसी तरह हम हर मंथ, मैं अली से डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग हर मंथ एक सीरीज चलाएंगे इसी तरह, इकानमी ऑफ रमज़ान, इकानमी ऑफ ईद उल फितर, ताकि थोड़ा सा हट के हम चल सके। बाकी सेशन तो हमारे होते हैं, इन सेशन को भी ज़रा प्रोवोक करेंगे, लोगों के व्यू लेंगे, एकेडमिया को देखेंगे, पब्लिक प्राइवेट लोग क्या कहते हैं, उस पे क्या उनका व्यू है। तो खैर हमने 1 घंटे का सेशन रखा था, लेकिन अली कमाल साहब और तमाम हमारी जो कोलीग्स हैं, डॉक्टर सरीना शिराजी, डॉक्टर सैनब जहां साहबा, फहाद जफर साहब ने बहुत अच्छा व्यू दिया, अपना कमाल का व्यू था। और फरजीन जहरा ने और बाकी तमाम कोलीग और जिन्होंने हमें सुना, इन सब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम लोग डिफरेंट सेशन करते रहेंगे एट द एंड। थैंक यू।
अली आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक माइक म्यूट किया हुआ। जी, दो नाम जो आप नहीं ले सके, मैंने कहा उनका मैं नाम लाजमी लूंगा। नादिया फखर ट्रैवल कर रही थी हमारे साथ, और सना, इनको भी आज इनका आया कि जी हो रहा है सेशन, मैंने कहा जी बिल्कुल हो रहा है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।